अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच और उसके साथ साथ जो सीरीज हम लेके चल रहे हैं बजट एक जायजा की, उसमें खुशामदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। अब जब मुख्तलिफ सेक्टर्स को हम डिस्कस करते हुए चले आ रहे हैं, इकॉनमी ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त खड़ी कहाँ पे है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है इस वक्त मईशत। न सिर्फ पाकिस्तान, दुनिया भर में इस वक्त जो हर मुल्क के जो इकनॉमिक मैनेजर्स हैं, जो हुक्मरान हैं कि कोविड से बाहर निकलने के बाद मईशत को किस तरीके से संभाला जाएगा। अब ज़ाहिर है कि बजट भी करीब करीब है, तो एक बार फिर पाकिस्तान की आवाम का, पाकिस्तान के मीडिया का इस वक्त फोकस जो है वो बहुत ज़्यादा इकॉनमी की तरफ है। तो कुछ चीज़ें हम आपके साथ समअप करते चले जाएं, रिवाइज करते जाएं कि मईशत इस वक्त अगर जायजा ले पाकिस्तान का, हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से, फिर बैंकिंग सेक्टर, इन्फ्लेशन, फिस्कल बैलेंस, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सटर्नल डोमेस्टिक डेट और फिर आपके जो सोशल सेक्टर, अगर हम जायजा ले इस वक्त इकोनॉमिक ग्रोथ का और ग्रोथ पैटर्न जो पिछले 4-5 साल से पाकिस्तान देखता हुआ चला आ रहा है और आज कहां पर है, इसका भी अगर जायजा लें तो जीडीपी ग्रोथ के हवाले से जो पिछले माली साल 2015, 16, 17, 18, 19 और फिर अब ज़ाहिर के 20 का इंतजार है, इसमें हमने देखा कि लास्ट जब नून लीग का लास्ट था 5.79% आपकी ग्रोथ थी। पीटीआई हुकूमत जब आई तो बैरूनी कर्जों का प्रेशर, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस और बहुत सारे जो है वो क्राइसिस के साथ ये हुकूमत आई थी। फिर भी हमने देखा कि लास्ट जो था 1.91% ये ड्रास्टिकली इकोनॉमिक ग्रोथ गिरी थी। और इस माली साल में जो करंट हमारा चल रहा है, ज़ाहिर के इसके नंबर आ जाएंगे जब आपका इकोनॉमिक सर्वे आएगा, तब फोरकास्ट की जा रही है -0.38% नेगेटिव साइड पे इसकी ग्रोथ पे। आगे बढ़ेंगे जीडीपी ग्रोथ के हवाले से, और इसमें हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इस सेक्टर की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ड्रास्टिकली गिरी है। जो एलएसएम ग्रोथ है पाकिस्तान में बहुत बुरी तरीके से गिरी है। ये वो सेक्टर्स हैं, आप एग्रीकल्चर को ले लें, आप सर्विसेज सेक्टर ले लें, आप एलएसएम ग्रोथ ले लें, ये तमाम चीज़ें इस इकॉनमी को पूरी लेके चलती है। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिविजुअली अगर हम देखें, तमाम सेक्टर्स इस वक्त डिक्लाइनिंग साइड पे हैं। अब इस चीज से बाहर कैसे निकलना है, इस और स्पेशली अगर एग्रीकल्चर के भी लगे हाथों अगर हम जायजा ले तो कोई परफॉर्मेंस बहुत इतनी शानदार नहीं थी। इस मर्तबा बहुत अच्छी क्रॉप हुई, अच्छा मौसम था, लेकिन आपने देखा कि जिस तरीके से लोकस्ट अटैक्स हुए, टिड्डी दल का पूरे पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के ऊपर अटैक हुआ है, ये चीज भी जब प्रोविजनिंग में आएगी तो इसमें बड़ा हमें प्रॉब्लम होगा। एनीवे, अब पूरी दुनिया की मईशतें जो हैं इस वक्त फोकस कर रही हैं कि किस तरीके से हालात को बेहतर किया जाए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान डे 1 से कहते चले आ रहे हैं, कोविड से पहले भी उनका यही कहना था कि पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो इस मुल्क की मईशत को ड्राइव कर सकता है, जो ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठ सकता है। मुल्क में लो कॉस्ट हाउसिंग की बड़ी ज़रूरत है, इस मुल्क में बड़े बड़े डैम्स के बनाने की बहुत ज़रूरत है, और जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती है तो अपने साथ 70 एलाइड इंडस्ट्रीज को लेकर चलती है। लेकिन क्या आज हालात ऐसे हैं कि हम इस सेक्टर को बहुत ज्यादा इंसेंटिवाइज भी अगर कर दें, इसको बहुत ज्यादा प्रेफरेंस भी अगर देते हैं, तो क्या मजमूई तौर पर मईशत इस काबिल है कि आगे बढ़ सके? आज के प्रोग्राम में इसी का हम जायजा लेंगे। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हवाले से हुकूमत की कितनी इसके ऊपर तरजीह है, पहले एक रिपोर्ट में जरा इसका जायजा लेंगे। दुनिया को कोरोना वायरस से एक इंतहाई संगीन सूरत हाल का सामना है। वायरस के फैलाव और दुनिया भर में लॉकडाउन के बाद आलमी मईशतें मुंह के बल आ गिरी। मुल्की मईशत जो पहले ही ज़बूहाली का शिकार थी, रही सही कसर कोरोना ने पूरी कर दी। कोरोना से आलमी मईशत को जो धचका लगा है, उससे संभलने में महीनों नहीं बल्कि सालों लगेंगे। इस बहरान से निकलने के लिए हर मुल्क अपनी सी हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन बहरान इतना संगीन है कि तरक्की याफ्ता मुमालिक भी माशी सरगर्मियां बहाल नहीं कर पाए। अरबों डॉलर्स के रिलीफ पैकेजेस दिए जा रहे हैं। फिस्कल और मॉनेटरी ऑपरेशंस में भी नरमी की जा रही है ताकि मईशियत का पहिया चल सके। पाकिस्तान में इस माशी इन्हितात से निकलने के लिए वजीर आजम इमरान खान ने तामीराती शोबे के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। तवक्को है इससे न सिर्फ माशी सरगर्मियां बहाल होंगी बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। कंस्ट्रक्शन सेक्टर ज़रूरी शोबे के बाद मुल्की मईशत में अहम तरीन शोबा माना जाता है। इसका हजम 50 अरब डॉलर के करीब है, जो मजमूई कौमी पैदावार में 12 से 13% हिस्सा रखता है। हुकूमत ने इसकी अहमियत समझते हुए तामीराती शोबे को बाकायदा इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया है।
इस शोबे से करोड़ों अफराद का रोजगार वाबस्ता है। तामीराती शोबा अपने साथ 70 अलाइड इंडस्ट्रीज को लेकर चलता है, लिहाजा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पूरी मईशत के लिए किक स्टार्ट की अहमियत रखती है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मजदूर, डेली वेजेस, प्लम्बर, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियन, बिल्डर्स, डेवलपर्स, बिल्डर मैनेजमेंट, सीमेंट, रेत, स्टील, पेंट और हार्डवेयर। अलगर्ज तामीराती शोबा दर्जनों कारोबार अपने साथ लेकर चलता है। पीटीआई हुकूमत ने एमएसटी स्कीम दी कि आइंदा 2 साल के लिए तामीराती शोबे में सरमायाकारी पर कोई ज़राए आमदन नहीं पूछा जाएगा। तामीराती शोबे में सरमायाकारी के लिए टैक्स इंसेंटिव्स भी दिए जा रहे हैं। 50 लाख घरों की तामीर का पीटीआई हुकूमत का इंतखाबी वादा भी इसी सूरत पूरा हो सकता है जब हुकूमत इसके लिए साजगार माहौल पैदा करे। मुल्क में बड़ी तादाद में बैरूनी सरमायाकारी लाने के लिए जरूरत है कि 20-25 बड़े शहरों में टूरिज्म स्पॉट और कमर्शियल तामीरात शुरू की जाएं ताकि बैरूनी सरमायाकारी के लिए रास्ता खुले। तलब खुद ब खुद बढ़ जाएगी अगर हुकूमत सप्लाई साइड को बेहतर करे। मालियाती इदारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दें। सूबाई एजेंसीज कंस्ट्रक्शन कंपनियों के क़याम के लिए रजिस्ट्रेशन समेत दीगर मामलात में आसानियाँ पैदा करे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड कायम किया जाए जो इस शोबे से मुंसलिक तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए एक मौसर प्लेटफॉर्म साबित हो। देखना यह है कि हुकूमत आइंदा माली साल के बजट में इस शोबे को ड्राइविंग सीट पर बिठाने के लिए मजीद क्या इक़दामात करती है। तो रिपोर्ट आपने देखी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इस पूरी सनत के हवाले से आज हम कहां खड़े हैं। सबसे पहले तो इसके हवाले से हम जायजा लेंगे। अपने गेस्ट पैनल का अपने तारुफ कराता चलूं। कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन शेखानी साहब, चेयरमैन आबाद, चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब हमें ज्वाइन करने का। और वीडियो लिंक पे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जैगम रिजवी साहब, आप चेयरमैन हैं नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के। जैगम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। मोहसिन साहब पहले आपकी तरफ चलता हूं। सबसे पहले ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान में कोविड के बाद, वैसे हम देख रहे हैं कि इससे पहले भी मौशी हालात बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन कोविड के बाद ये जो पेंडेमिक फैला इसके बाद सूरत हाल कितनी संगीन हुई पाकिस्तान में मौशी एतबार से, पर्टिकुलरली अगर आपके सेक्टर के हवाले से बात करें मोहसिन साहब। देखें पूरी दुनिया में कोविड से मतलब सफ़र हो रहे हैं लोग, पूरी दुनिया सफ़र हो रही है और पाकिस्तान में भी हमने काफ़ी चीज़ें इस तरीके से हुई कि पहले कुछ एहतियात नहीं हुआ, कुछ पॉलिसीज़ आई और अब जाके मतलब हम चीज़ों को स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ भी जा रहे हैं। कुछ चीज़ें आने वाले वक्तों में हमें इसके साथ रहना पड़ेगा, इसके साथ इकॉनमी को चलाना पड़ेगा, इसके साथ मतलब जो डिस्टेंस है उसको आपको मास्क लगाना पड़ेगा, चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा। अदरवाइज़ इकॉनमी हमारी वो कंडीशन नहीं है कि हम सर्वाइव कर सके। हमें सर्वाइव करने के लिए हमें कारोबार भी करना पड़ेगा, लोगों को रोज़गार भी देना पड़ेगा। हमारे पास अमेरिकन और यूरोप की तरह इतने बड़े फंड्स नहीं है कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हम अपने लोगों को दे सके, तो ये भी ज़रूरी था। साथ साथ तो ये एक ऐसी वजह है जहाँ पॉलिटिकली काफ़ी इशूज़ आ रहे हैं, लेकिन दोनों चीज़ों को लेके चलना है। काफ़ी इफ़ेक्ट हुई है इंडस्ट्री, क्या पूरा मुल्क इफ़ेक्ट हुआ है। जब कोरोना के मरीज़ कहीं होंगे तो वो घर लेना या घर के बारे में सोचना बड़ा मुश्किल होगा। ओवरसीज अब नहीं आ सकते लोग, उनकी इन्वेस्टमेंट से वो चाह रहे हैं उन पॉलिसी से फ़ायदा उठाए, लेकिन जब तक माहौल बनेगा तो चीज़ें बेहतर होंगी। ठीक है रिजवी साहब, पहले ज़रा आपसे जानना चाहूँगा किस तरह से देख रहे हैं पूरी दुनिया जो है इस वायरस से एक धचका लगा मईशतों को, पाकिस्तान किस हद तक मुतासिर हुआ। जैगम रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। मैं चेयरमैन नया पाकिस्तान हाउसिंग टास्क फोर्स, आई एम रियली ग्रेटफुल। और मोहसिन शेखानी साहब के जब वजूद है यहाँ पे, वो ऑलरेडी बहुत अच्छी चीज़ें प्रैक्टिकल बता रहा होंगे। तो मेरी जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि देखिए कोविड का एक चैलेंज है और एक लिहाज से बुरा है और अच्छा है इन द सेंस कि कोविड ने ग्लोबली किया है। मतलब बुरा तो है लेकिन क्योंकि सभी मुतासिर हैं इसलिए हर मुल्क जो है वो अपने लिहाज से इसको देख रहा है कि मुझे कैसे करना है। लेकिन मैं हमेशा कहा करता हूं कि एवरी थ्रेट हैज अपॉर्चुनिटी, तो हमें इसमें अपॉर्चुनिटीज को देखना है, इससे कैसे निकलना है उसको देखना है। और इस वक्त हमारे पास जो मुश्किल है वो 3 शोबे तो बिल्कुल क्लियर हैं। मसलन हमारा सबसे बड़ी तो ये कोविड की वजह से इकोनॉमिक सेक्टर्स का, सेकंड लोकस्ट की वजह से जो हमें बहुत बड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर में
धचका लगा है कि तकरीबन अभी भी एक अंदाजे के मुताबिक 35 करोड़ लोकस फॉर्म्स जो हैं पाकिस्तान में मौजूद हैं, जबकि इसमें से तकरीबन 80 करोड़ एरिया ट्रैवल कर चुके हैं। तो वो जो डैमेज कर रहे हैं, और वो बहुत बड़ा, वो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्री भी आएगी, कंस्ट्रक्शन वाली अपनी जगह। तीसरा जो हमारा चैलेंज जो चल ही रहा था वो और बढ़ गया है कि जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन में डेट बर्डन और डेट सर्विसिंग, तो तकरीबन 2 ट्रिलियन के करीब हमें अंदाजा लग रहा है कि सिर्फ डेट सर्विसिंग में और इंटरेस्ट पेमेंट्स वाला में चला जाएगा। तो मैं ये महसूस करता हूं कि ये चैलेंजेस अपनी जगह हैं, लेकिन देखिए अच्छाई क्या है। इसमें एक और चैलेंज बहुत बड़ा जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज का, कि वो हमारी बहुत ज्यादा डैमेज होगी। और इवन जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल है, वो भी डैमेज हो रहा है। इसके हमारा अबाउट हाफ ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल इधर चाइना और इंडिया से आता है। हैविंग सेड सो, मैं ये महसूस करता हूं कि दुनिया भर में, मेरी जो रिसर्च बता रही है मुझे, कि दुनिया भर में इस वक्त लोग बैठे हैं वे फॉरवर्ड, कि अब हमने इस थ्रेट से अपॉर्चुनिटीज और आगे कैसे निकलना है। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा इंसेंटिव पैकेज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को जो इमरान खान साहब ने दिया 70 ईयर्स हिस्ट्री में कभी नहीं आया। और मुझे ही पता है कि जब वो अनाउंस किया था उस वक्त मोहसिन शेखानी साहब की क़यादत में आबाद और दूसरे जो रिलेटेड स्टेक होल्डर्स इन द हाउसिंग सब बड़े गेयर्ड अप थे, तो हाउ रियली वी मूव फॉरवर्ड। लेकिन अब बल्कि कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह को ऑन ग्राउंड अनाउंस और ये बहुत कुछ हो रहा था। अब एकदम से कोविड के जो लॉकडाउन ने सिचुएशन पैदा की है कि इवन जो एग्जिस्टिंग कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वो बंद हैं, लेकिन अब उसमें लोगों ने सोचना भी शुरू कर दिया है कि हमने जब रिवाइव करना है तो कैसे करना है। हमारे मुल्क में कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के ऊपर कोई ज्यादा काम नहीं हुआ, टेक्नोलॉजी पे 70% पे, उस पे इस दौरान में मैंने भी और हमारी जो यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं, तो 7-8 यूनिवर्सिटीज में हाउसिंग रिसर्च मटेरियल रिसर्च सेंटर बन चुके हैं, जो वो सोच रहे हैं कि हम क्या हेल्प करें आबाद को, क्योंकि आबाद रिसर्च इंस्टीट्यूशन नहीं है। आबाद को तो PCSIR और ये इसी तरह कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी पे ये टाइम है कि हम काम कर सकते हैं, सोच सकते हैं हमारे पास थोड़ा सा, और जो हो भी रहा है इस वक्त कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी पे भी ये। और मेरी मोहसिन भाई से इस पे तकरीबन बात होती रहती है कि हम कैसे अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज करें कि टाइम लैब को लें। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि देखिए एक चीज अगर हम समझ लें कि 2019 में जो पाकिस्तान की आबादी में जो इजाफा हुआ है वो तकरीबन 42 लाख का है नेट पॉपुलेशन ग्रोथ, और 6% के लिहाज से 7 लाख घरों की गुंजाइश बहरहाल पैदा हो चुकी है। 10 ना बने 7 तो आपको बनाने, क्योंकि इतनी आबादी में तो आवाम ने इजाफा किया है ना। सही। तो ये जो लफ्ज है इट इज ए चैलेंज वेयर नॉट डिलीवरिंग इज नो ऑप्शन। और अभी आप मोहसिन साहब आपको बताएंगे कि ये लोग ऑलरेडी 5 लाख के प्रोजेक्ट मंसूबे वाला प्लानिंग कर रहे हैं। अभी नया पाकिस्तान जरा आ जाते हैं मोहसिन साहब की तरफ। मोहसिन साहब, जब इस हुकूमत ने पहली बार जो है इस सेक्टर को बाकायदा एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया, एक सनत का दर्जा दिया, तो चीजें कितनी बेहतरी हुई पहले के मुकाबले? अब आप क्या समझ रहे हैं जब आप एक उसको इंडस्ट्रियल स्टेट दे देते हैं, उसका दर्जा बढ़ा देते हैं, सनत का एक दर्जा देने के बाद कितनी बेहतरी की गुंजाइश है, और क्या आप फोर्सी कर रहे हैं अगले 2-4-5 साल में? मोहसिन साहब, अगर नॉर्मल हालात होते हैं तो सनत का दर्जा देने और इतने इंसेंटिव के बाद मैं समझता हूँ कि साइज ऑफ द इंडस्ट्री 3 टाइम बढ़ जाती है। मतलब अगर हम लेट्स से अभी 50 बिलियन डॉलर्स का अगर आप समझते हैं आपकी इकोनॉमी, इसकी पार्टिसिपेशन अराउंड 12-13% है, तो इससे कई गुना ज्यादा बढ़ सकती है। मैं बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आप कह रहे हैं, तो ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फाइनेंस आना बहुत बड़ा काम होता है। इससे पहले कोई फाइनेंसिंग नहीं थी इस इंडस्ट्री में, इंडिविजुअल लोग अपनी फाइनेंसिंग अरेंज करते थे, और टाइम ड्यूरेशन भी प्रोजेक्ट को अब काफ़ी लंबा हो जाता था, इसलिए कि पेमेंट पब्लिक से आनी थी। जब फाइनेंशियल बैकअप होता है दुनिया में तो फिर इंडस्ट्री का चलना एक डिफरेंट हो जाता है। दूसरा, आपकी इम्पोर्ट आना, आपके जो दूसरे इंसेंटिव है, टैक्स के इंसेंटिव है, वो सारे इस तरीके से फिक्स हो गया, ताकि वन विंडो ऑपरेशन चाह रहे थे हम। सर 2 साल के लिए एक एमनेस्टी मिल गई, 2 साल में नो क्वेश्चन आस्क होगा, रियल एस्टेट के अंदर, कंस्ट्रक्शन उसके अंदर, ये सबसे बड़ा इंसेंटिव नहीं है? 2 साल के लिए नहीं है, वो 6 महीने के लिए बेसिकली हमें दिसंबर तक करना है, कंप्लीशन उसका 2 साल है, लेकिन अभी दिसंबर तक हमारे पास टाइम है। और मीनवाइल साथ-साथ प्रॉब्लम इज दिस कि क्या इस 6 महीने के अंदर हालात इतने साजगार हैं की जो हम बात कर रहे हैं कि क्या ये मुमकिन होगा या नहीं मुमकिन होगा? हमारे दोनों गेस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे और ब्रेक के बाद हुकूमत के ये जो इंसेंटिव किस हद तक मौजूदा हालात में कारगर साबित होंगे, इसका हम जायजा लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।
वेलकम बैक। बात कर रहे हैं गवर्नमेंट ने जो इस वक्त इंसेंटिव्स दिए हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, उसके हवाले से मोहसिन शेखानी और जैगम रिजवी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन साहब, क्या मुमकिन होगा, ये डेडलाइन है आपकी 31 दिसंबर 2020 की, इसके दौरान जो प्रोजेक्ट शुरू होंगे और जिनकी कंप्लीशन 2 साल बाद की होगी उसके ऊपर नो क्वेश्चन आस्क होगा, मौजूदा हालात में क्या मुमकिन होगा कि पिकअप कर सके इन्वेस्टर्स? देखिए, हमारे पास इंटरनेशनली भी लोग आ रहे हैं, लोकली भी हम कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन अगर कोई हालात ऐसे होते तो बाहर से लोग कैसे आएंगे? अगर इसी तरीके से कोविड का प्रॉब्लम रहेगा तो हमें डेट को देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से उसको फॉलोअप कर सकते हैं, इसलिए कि बाहर से बहुत लोग इंटरेस्टेड है इस प्रोजेक्ट में। अभी यूएई से ही आप बात कर ले, सऊदी से बात कर ले, वहाँ तो टूरिज्म पे डिपेंड करती है इंडस्ट्रीज, और वहाँ से काफ़ी कंपनीज यहाँ आने के लिए तैयार है। वहाँ लाखों आदमियों की जॉब चली जानी है अभी कुछ ही दिनों में, तो ये बहुत बड़े लोग पाकिस्तान वापस आएंगे। बड़ी कंपनियां हैं लोकली जो काम कर रहे हैं, वही सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो मैं समझता हूँ कि हमें कोशिश करनी पड़ेगी कुछ टाइम को देखने की, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इन सारे हालात के बावजूद भी मीटिंग्स हो रही है, इस्लामाबाद में भी मीटिंग्स हो रही है, गवर्नर हाउस में भी मीटिंग हो रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी मीटिंग कर रही है ताकि इस प्रोसीजर को फास्ट ट्रैक पे ले जाए, इसलिए कि सब्जेक्ट प्रोविंशियल है। जब फेडरल गवर्नमेंट जब पॉलिसी अनाउंस करती है तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट आ जाता है, तो उनको भी साथ हम एक टीम की तरह चलेंगे तो काम होगा। और सब जगह से वन विंडो ऑपरेशन, आपका डिजिटलाइजेशन, हमें सिस्टम को फास्ट ट्रैक पे लेके चलना है। वो चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से भी बेहतर है, हम सपोर्टिंग चल रही है। कुछ हमने 30 डेज में अप्रूवल्स का कर लिया है, बाकी चीज़ों का एनओसीज खत्म कर रहे हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि मैं समझता हूँ कि पूरी ताकत लग रही है सब जगह। जैगम साहब, दो चीजें, एक तो ये कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं और एक्सपेट्रिएट्स जो पाकिस्तानी है, जाहिर है कि पेट्रो डॉलर इकोनॉमी इस वक्त बहुत प्रॉब्लम में है, बहुत बड़ी तादाद में जो है दुनिया भर में हम समझ रहे हैं कि ले ऑफ्स होंगे। बहरहाल पैसा पाकिस्तान में आएगा, रियल इन्वेस्टमेंट जो है वो भी पाकिस्तान में आ सकती है, बट ये जो टाइम ब्रैकेट है इसके ऊपर आप क्या कहेंगे सर? जैगम साहब, देखिए, ये मोहसिन भाई ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि कोविड की वजह से तो 4-5 महीने, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट इज नॉट ए स्विच प्रेस ऑफ ए बटन, ये तो टाइम लेता है ना। तो ये बंद करने में भी इनको टाइम लगेगा, अब रीस्टार्ट करने में भी लेबर कहीं चली जाती है। तो एक तो ये है कि ये कम अज कम, जो मैं तो पहले भी ये कहता था कि ये जून 2021 तक होना चाहिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि पूरा दिसंबर 2021 तक होना चाहिए। इसलिए कि डेवलपर भी तो प्रोजेक्ट को डेवलप करके चीजें लाएगा, तभी तो बताएगा कि इतने मैं ये ला रहा हूँ, इसको आपने नो क्वेश्चन आस्क में लाना, लेकिन ही हैज टू मोबिलाइज द प्रोजेक्ट। तो मैं बिल्कुल, मेरी जाती राय में तो इट शुड बी एक्सटेंडेड बाय अबाउट 12 मंथ्स, मीनिंग दिसंबर 2021 तक। सर, इसमें डिस्कस हो रहा है, आप उस टास्क फोर्स जो है उसको हेड कर रहे हैं, इसमें डिस्कस हो रहा है आपके लेवल पे? ये तो डिमांड जो है ये ऑलरेडी जो है वो जा चुकी है आबाद के लेवल से भी, और ये इतनी लॉजिकल बात है आफ्टर द कोविड के कुछ ना भी कहें तो उनको समझ आ रही है कि ये नहीं होगा। आई एम श्योर कि मोहसिन भाई भी एंडोर्स करेंगे कि उन्होंने भी अपने लेवल पे कहा है कि इवन दिसंबर वाज इवन टू शॉर्ट। ठीक, उसमें भी बहुत से लोग प्रोजेक्ट्स डेवलप करने में शायद वो, लेकिन अब ये 4-5 महीने जाया हुए हैं, तो इसमें तो वी हैव टू एक्सटेंड एटलीस्ट बाय 6 मंथ, बट आई वुड रादर से कि इट शुड बी 12 मंथ्स। बट हैविंग सेड सो, जो मोहसिन भाई ने दूसरी बात की है कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेल प्रोडक्शन जो है, जो हाउसिंग की आएगी और जो टेक्नोलॉजी हमने लाना है, उसमें बाहर से जो आ रहे हैं डेवलपर्स और इन्वेस्टर्स बहुत थे। एक जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में जो हमने इनिशियल रजिस्टर करवाए थे, तकरीबन 20 के करीब थे, बड़ी लार्ज स्केल फ्रॉम चाइना, बड़ी बड़ी कंपनी जो अभी भी इंटरेस्ट में है। टर्की में जैसे टोकी वगैरह था, कनाडा वगैरह की कंपनीज थी, यूके की थी, तो ये मलेशिया में से आ रहे थे, सिंगापुर से आ रहे थे। तो वो अब इस हालात में उनके लिए भी इट विल बी नंबर 1 टाइम लगेगा। दूसरी चीज जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि जो नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसमें इंसेंटिव पैकेज में ये है कि जो प्रोजेक्ट उनके पास अप्रूव और रजिस्टर्ड होंगे, जो बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे, उनको 90% टैक्स इंसेंटिव मिलेगा, विच इज ग्रेट इंसेंटिव। लेकिन अभी जो है ना, वी आर एक्सपेक्टिंग, जो हमारी बातचीत चल रही है नेफ्टा से, कि आप वो TOR अनाउंस करें कि जिस टेम्पलेट के ऊपर आबाद या इस टाइप के जो फोरम्स हैं ये प्रोजेक्ट्स को डिजाइन करें, डेवलप करें और रजिस्टर करें, सबमिट करें फॉर टैक्स इंसेंटिव। ठीक, ये भी सारी चीजें जो हैं ये टाइम कंज्यूमिंग है, बट खुशी की बात जो मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मायूसी के लिए तो आप पूरा दिन लगा दें तब भी आपका मटेरियल खत्म नहीं होता, बट वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। तो पॉजिटिव चीज ये है कि जितना डेडिकेटेड
काम और थिंकिंग प्रोसेस, ऑन ग्राउंड चीजें मोहसिन भाई मुझे एंडोर्स करेंगे, ये पिछले 1.5-2 साल में हुआ है हाउसिंग रिलेटेड। मसलन मैं आपको एक अच्छी खबर दूं कि इसी माहौल में जो अखूबत को प्राइम मिनिस्टर ने कहा था ना, वेरी लो इनकम वेरी अर्बन हाउसिंग में जो उन्होंने लोन देने थे 5 अरब का कहा था, उनको 2 अरब दिए गए। ऑलरेडी 4-5 हजार फैमिलीज का वो घर बन चुके हैं, पीपल आर लिविंग इन दोस, और अभी वो मजीद पैसा आएगा तो ठीक सर, जरा मोहसिन साहब की तरफ चलते हैं। मोहसिन साहब, ये जो बात की जा रही है, हुकूमत इतना इंसेंटिवाइज कर रही है, हुकूमत जाहिर है कि डिमांड साइड किसी तरीके से बढ़े, डिमांड साइड बढ़ जाएगी, तावक्त ये कि आप सप्लाई साइड बेहतर करो। आप इससे पहले जब लास्ट मेरे ख्याल से जगम साहब से भी मेरी बात हुई थी और आपसे भी जब प्रोग्राम में बात हुई थी, हमारी शरह सूद जो है वो 13% पर थी, आज वो कोविड की वजह से, दोबारा कहूंगा कि सिर्फ कोविड की वजह से जो है वो नीचे 8% पर आ गई है। क्या मुमकिन होगा इसमें मजीद आप कमी देखना चाहेंगे? मोहसिन साहब जरा बताइएगा इसके ऊपर, क्योंकि ज़ाहिर है कंज्यूमर फाइनेंसिंग जो है वो बहुत बड़ा एक इस फाइनेंसिंग की अवेलेबिलिटी जो है और वो लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। तो महंगा पैसा कौन उठाएगा? मजीद इसमें आप चाहेंगे इस ज़रा सस्ता और नीचे आए? डेफिनेटली इसमें ऐसा है कि पूरी दुनिया में जब पहला घर लेने कोई भी जाता है तो अगर वहाँ पे अगर 4% है तो उसको 1.5% 2% पे दिया जाता है। पहला घर इसलिए दिया जाता है कि उसका शेल्टर हो जाए, ना कि वो स्लम्स में जाए, ना कि कच्ची आबादी, और वो फिर लोड गवर्नमेंट पे ही पड़ता है। फर्स्ट हाउस हमेशा गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, फाइनेंस में करना चाहिए, और हम इस गवर्नमेंट से भी चाहते हैं कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% हो जाए फर्स्ट हाउस के लिए, जो पहला घर, जिसके पास कभी घर नहीं या किराए के घर में रह रहा है। अदरवाइज वो लायबिलिटी रहती है आप पे, गवर्नमेंट पे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया में ऐसा होता है, तो ये इस वक्त होना चाहिए, और बजट में स्पेशल इसके लिए कोई ना कोई इंसेंटिव होना चाहिए। इसके अलावा फ्यूल की प्राइस कम हुई, लोगों को पास ऑन नहीं हो रही, ना इंडस्ट्री में स्टील की प्राइस कम हो रही है, ना सीमेंट की प्राइस, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आज फ्यूल कहाँ आए, हमने 40% प्राइस कम कर दी, लेकिन कोई इसका रिएक्शन कहीं भी नहीं आ रहा किसी भी सेक्टर में। गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट कराना चाहिए इन चीज़ों को। सर उल्टा गायब हो गया, पेट्रोल नहीं मिल रहा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, उल्टा पेट्रोल नहीं मिल रहा और बाकी परेशानियां हो रही है। ज़ैगम रिजवी साहब, जब आप बात कर रहे हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो स्टेगनेंट हो गई, ग्लोबल इकोनॉमी डिमांड जो है वो कम हो गई, और साथ ही साथ ऑयल प्राइसेस $72 पर बैरल, एक साल पहले थी, आज $20-25-30 पर बैरल पे आ गई, ये हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रही है? ये रिलीफ हमें वहां पर क्यों नहीं नजर आ रहा? असल चीज तो ये है ना कि हुकूमत इसको देखे, जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम होगी तो चीजें खुद ब खुद बेहतर होंगी, सप्लाई साइड खुद ब खुद बेहतर होगी इससे। सर देखिए, जो अभी मोहसिन भाई ने बात की ना, देखिए जब 13% इंटरेस्ट रेट था तो हम जो पाकिस्तान मॉर्गेज रिफाइनेंस कंपनी PMRC की तरफ से जो स्पेशल क्रेडिट लाइन थी, उस वक्त तक हम 10% के ऊपर बात कर रहे थे। जो 3% का 4% का जो था वो सब्सिडी उस PMRC का जो वर्ल्ड बैंक क्रेडिट लाइन है वहां से मिल रहा। आज वो उस वक्त 8 नहीं था, विद सब्सिडी भी 9-10 था। आज 8% इंटरेस्ट रेट है, तो मैं समझता हूँ कि PMRC रिलेटेड फंडिंग जो है वो तकरीबन 6% पे लो इनकम सेगमेंट के लिए इंशाल्लाह अवेलेबल होगी। मेरी बातचीत भी हो रही है कि वो ऐसा प्रोजेक्ट लाने के लिए तैयार है। तो मैं समझता हूँ कि इंटरेस्ट रेट जो है वो इतना बड़ा इशू नहीं रहा। और ये HBFC, सर ये HBFC में भी रिफ्लेक्ट होगा, वहां पे भी उनके अगर आप लोन HBFC को ऑलरेडी शायद 1 या 2 अरब की तो फंडिंग उन्होंने ऑलरेडी कंसेशन प्रोवाइड कर दी है फॉर दिस पर्पस, लो इनकम सेगमेंट PMRC ने, पाकिस्तान मॉर्गेज रिफाइनेंस कंपनी ने। और उनके पास कोई वर्ल्ड बैंक की एक क्रेडिट लाइन तो आई भी है, और वर्ल्ड बैंक इज विलिंग ये यूटिलाइज हो जाए तो और भी देने के लिए तैयार। अब जो दूसरा जो इशू है ना जी, वो देखिए वो ये है कि जब आप फाइनेंसिंग पे हमारे बात करते हैं तो 3 सेगमेंट्स हैं जिस पे हमने फाइनेंसिंग पे काम किया तो है, लेकिन मजीद करना है। मतलब स्टेट बैंक ने पाकिस्तान की तारीख में फाइनेंसिंग के ऊपर बहुत बड़ा इंसेंटिव पैकेज दिया, टैक्स का भी, रेगुलेटरी पैकेज भी एंड ऑल दैट। वो पॉलिसी तो आ गई, लेकिन अभी क्योंकि सप्लाई साइड नहीं गियर अप हुई थी तो उस पॉलिसी का वो बेनिफिट नहीं मिला अभी। तो उसमें अगर आप ये देखिए कि जब ये फंडिंग आएगी, मतलब है कि जो बैंकों को भी आएगा, तो बैंकों को भी हमारे अब थोड़ा सा एक्टिव होना है कि भाई हमारे पाकिस्तान में मॉर्गेज डेट टू GDP रेशियो इज मच लेस देन 1%। 1% भी नहीं है सर, 1% भी नहीं है हमारे यहाँ, 1% भी, मच लेस देन 1%, बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब और इंडिया में कितना बैंक जो है, ज़ैगम साहब इंडिया में कितना? इंडिया में इस वक्त
ये 11 और 12 के दरमियान है, और इंडिया में इस वक्त उनका टारगेट जो हो रहा है अंडर द प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, यानी कि इंडिया का जो प्रोग्राम है नया पाकिस्तान हमारा जिसे कहते हैं, वो वहाँ पे कहलाता है प्राइम मिनिस्टर आवास योजना या हाउसिंग फॉर ऑल प्रोग्राम। उसके बाद तो वहाँ पे आप अंदाजा लगाइए कि जो मॉर्गेज डेट टू जीडीपी मिनिमम 1% ऑफ द जीडीपी हर साल बढ़ रहा है, 1% के हिसाब से और इंडिया की जीडीपी और उसका 1% आप निकाल लें। इसलिए इंडिया में एक हाउसिंग HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, वन ऑफ द 90 हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, उनकी डेली एवरेज डेली लोनिंग जो है वो 1000 लोन्स है। अच्छा, हमारे HDFC के 5-6 लोन्स हैं और बाकी बैंक देते नहीं है। सही। तो ये मोहसिन भाई ने जो बातें की हैं ये बिल्कुल ठीक है। यानी बात यहाँ पे हुई कि हमारे यहाँ मॉर्गेज फाइनेंसिंग जो है वो पाकिस्तान में वो ना होने के बराबर, लेस देन 1% ऑफ आवर जीडीपी। इंडिया की अगर बात करें वहां पे 11-12% के करीब है। और जी इसके मैं आगे लेके चल रहा हूं सर, मैं इस चीज को आगे लेके चल रहा हूं कि इसके ऊपर फोकस किया जाना चाहिए कि जब तक हम अपनी इस चीज को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हमारी मॉर्गेज फाइनेंसिंग टू जीडीपी रेशियो हमारा नहीं बढ़ेगा, चीजें बेहतर नहीं होंगी। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं हाउसिंग सेक्टर के हवाले से। मोहसिन शेखानी साहब, हम जब बात करते हैं आबाद की, बड़े एक कॉर्पोरेट साइड पे चले जाते हैं, एक इंस्टीट्यूशंस के ऊपर चले जाते हैं। हम जब बात करते हैं नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी की, ये मुल्क में पाकिस्तान में ये जो आप लोग चीज़ें कह रहे हैं ये आगे लेके चलेंगी पाकिस्तान को, लेकिन एग्जिस्टिंग इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान में, बिलखुसूस कराची की बात करें, अभी आपने तस्करा किया था कि चीज़ें जब प्रोविंशियल डोमेन में चली जाती हैं वहाँ बड़ी प्रॉब्लम भी होती है, एक सिंक्रोनाइज नहीं हो पाता। मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये तवातुर के साथ जो बिल्डिंगें गिर रही हैं, जैसे कल का वाक़या हुआ लियारी खड्डा मार्केट में एक बिल्डिंग गिर गई, उससे पहले जो है वो नाज़ाबाद में गोलीमार में बिल्डिंग गिरी थी। ये इससे हम कैसे जान छुड़ाएंगे इल्लीगल कंस्ट्रक्शन के हवाले से? इसके लिए किधर है हमारी जो अथॉरिटीज है, वो कहाँ हैं, क्या काम कर रही हैं मोहसिन साहब? देखिए, इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए ऑलरेडी हम 6 महीने से डिफरेंट लेटर भी लिखे हैं CM को, CS को, सबको, और उनको बताया है कि ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही है 120 गज पे, हम 16 मंजिल 12 मंजिल और डिफरेंट रेजिडेंशियल एरिया में, ना गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, ना वहाँ यूटिलिटीज़ आपके पास है, ना, तो इन चीज़ों को सबसे पहले तो आपको लाइन ड्रॉ करनी है। जो बिल्डिंगें बन गई है वो भी हज़ारों में है और उसको भी उसकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं है जो होनी चाहिए। उसको किसी ने स्ट्रक्चर अप्रूव नहीं किया, कोई आर्किटेक्ट की वो कंडीशन नहीं है, कोई उसकी सॉइल टेस्ट नहीं हुई, उसको सेस्मिक जोन को डिज़ाइन में नहीं देखा गया, वो एक ठेकेदार ने बना दिया जिसका कोई एड्रेस नहीं, कोई आपके पास डिटेल नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन बिल्डिंगों का सर्वे होना चाहिए, उनके बाद उसकी स्ट्रेंथ चेक करनी चाहिए और उसको सपोर्ट करना चाहिए, और जो सपोर्ट नहीं है उसको गिरानी चाहिए ताकि लोगों की जाने ना जाए। इस तरह रोज़ाना हर एक महीने 15 दिन के बाद एक बिल्डिंग जो गिर रही है ये ना हो। इसका पूरा प्रपोजल बनाया है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भी दिया है। कल बिल्डिंग की मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा ऑलरेडी हमने 25 दिन पहले से नोटिस दिए हुए थे, लास्ट भी दिए हुए। ये डेंजरस बिल्डिंग थी, ये 25 साल पुरानी बिल्डिंग है। नोटिस देने के बाद क्या होता है? सिर्फ नोटिस दे दिए थे, उसके बाद आगे क्या है? देखिए, लोगों को आपको वहां से मोबिलाइज करना आसान नहीं है, इतना इजी नहीं होता, लेकिन उसको पॉलिसीज देंगे तो आसान होगा। उनको कहीं रेंट पे रखे, वो बिल्डिंग को दोबारा बनने ही क्यों दी जाती है सर? मेरा सवाल तो ये है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बनने क्यों देती है? देखिए, बनने के लिए सब लोग होते हैं तो ही बनती है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल हो, हमारी अभी तक 6 हलाकतें हुई हैं सर। कल जो बिल्डिंग गिरी है, और आपको बताऊं कि कोविड में पूरा पाकिस्तान सब कुछ बंद है, लेकिन इलीगल कंस्ट्रक्शन जहां जहां पे जारी है वो ईद की छुट्टियों में भी जारी है और वो कोविड के हालात में भी कंस्ट्रक्शन जारी है। इस चीज के ऊपर विफाक कितना सीरियस है? जैगम रिजवी साहब, क्या आप लोगों की मीटिंग्स में, इजलास में ये चीजें डिस्कस होती हैं? देखिए, बिल्कुल आपने जो दुरुस्त कहा, इसमें एक तो बुनियादी बात आपने खुद ही फरमाई थी कि लैंड इज अ प्रोविंशियल मैटर अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके बाद जो है वो जो इसलिए जो है आपके हाउसिंग बिकम्स ए मेन प्रोविंशियल डोमेन में आ जाता है, जो मोहसिन शेखानी साहब ने फरमाया। अब जब वो हो रहा होता है तो हर जगह आप जाइए तो पंजाब में भी, सिंध में भी अथॉरिटीज हैं। अगर आप उन अथॉरिटीज के उसूलों को, सिस्टम प्रोसीजर को देखेंगे, उन्होंने कैसे चक्कर, सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो टिक मार्क टेबल पे हो रहा होता है और कोई उसके बाद पूछने वाला नहीं होता। सिंगापुर में आप देखिए कि मास्टर प्लान है,
फिर उसके बाद छोटी लोकेलिटीज हैबिटेट प्लानिंग होती है जो आर्किटेक्ट्स करते हैं, और फिर एग्जीक्यूशन होती है जो डेवलपर कॉन्ट्रैक्टर करते हैं. Nobody dare to violate the overall plan, master plan, और no architects जो will do it. हमारे यहाँ पे आके देखिए कि 2 जगहों का मिसाल देता हूँ मैं आपको. लियाकताबाद में चली जाइए, जब ये बना था लियाकताबाद तो 100-120 गज के प्लॉट पे एक घर का नक्शा था, सीवरेज, वाटर, एवरीथिंग. आज लियाकताबाद के कोई गली में ऐसा नहीं है कि जो उसी 100 गज के ऊपर 6 से 7-8 स्टोरी बिल्डिंग बनी है. और मोहसिन भाई दुरुस्त फरमा रहे हैं कि कोई किसने उनको परमिशन दी. ये सब अभी आपने भी फरमाया, वो शायद आज भी वो सारा जो है एक कमरे और एक फ्लोर और बन रहा है. तो ये जो अथॉरिटीज हैं, लॉ का होना एक चीज होती है, उसकी एनफोर्समेंट ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन होना, और थर्ड इज उसकी वायलेशन में अकाउंटेबिलिटी होना. अब सर अलमिया ये है, सर अलमिया ये है कि इस वक्त जो आपने बात की ना, प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लॉ लैंड जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है. आप स्टील मिल के केस को उठा के देख ले, पीपल्स पार्टी के जितने वजीर, मुशीर, MNA, MPs जो है वो टीवी में आके डिफेंड कर रहे हैं स्टील मिल को. वो यही कह रहे हैं कि लैंड जनरल सब्जेक्ट है. लेकिन अगर इसी में इन बिल्डिंग्स के हवाले से उनसे पूछा जाए तो मुझे नहीं पता कि कहां तक ओनरशिप होगी, कि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट था, ये इदारे जो है, ये इन इदारों की नाकामी है. ये हम सियासत है ना इसके ऊपर भी. बिल्कुल. देखिए इसमें जैसे मैंने आपसे अर्ज करूं कि दोनों चीजें हैं. एक अप्रूविंग अथॉरिटीज जो है, इसमें रूल्स में जाएंगे, उसमें अगर 20 एग्जाम्पशन वो दे सकते हैं ना जी, तो अप्रूवल के वक्त वो 20 की 20 तक एग्जाम्पशन दे देते हैं. भाई जब देते हैं तो फिर आपने वो रूल में रखने की जरूरत क्या है. ठीक है ना जी. तो वो चीज आ गई. दूसरी चीज जो आती है, जो मैं महसूस करता हूँ कि उसकी फॉर्म, उसके बाद ऑनवर्ड एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है, वो भी तो कोई नहीं देख रहा ना कि हमारे मुल्क में वो कौन कर रहा है, कौन देख रहा है. और मैं अभी भी ये कहता हूँ कि जैसे नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी में जो हमारे प्रोग्राम के तहत बनेंगे, उसके लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हर प्रोजेक्ट जो है वो सर्टिफाइड हो आर्किटेक्ट, टाउन प्लानर्स के, पर उसकी जब एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन हो वो सर्टिफाई करें कि उसी तरह बनाए. फिर नेस्पा ऑन बिहाफ ऑफ द अथॉरिटी देखेगी कि ये जो इन्होंने कहा था वो बना या नहीं बना. एक तो हो गया हैबिटेट का बनना. हमारे दूसरा मसला ये है कि उसके बाद उसकी ऑनवर्ड मेंटेनेंस का कोई कानून नहीं है. वो आप देखें कि कराची के बहुत 3 बस्तियों में आप जाएं तो अगर गली 10-12 फुट की है तो हर घर जो है उसका एक्सटेंशन फर्स्ट फ्लोर के बाद से 5-5, 6-6 फुट है. इसका मतलब है गली में से आसमान नजर ही नहीं आता है. Who is permitting that? Nobody. पूछता ही कोई नहीं. तो ये चीजें जो हैं, ये बिल्कुल ऐसी चीज है कि जहां पे प्रोविंशियल अथॉरिटीज की सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी उनकी होनी चाहिए. आई गॉट योर पॉइंट सर. मोहसिन शेखानी साहब, अब जो बात की जा रही है 70 इलाइड इंडस्ट्री को ये लेकर चलेगा, साथ में लेकर चलेगा, किस तरीके से लेकर चलेगा मौजूदा हालात में? मोहसिन साहब देखें, लाइट इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी चीज़ें आज भी इंपोर्ट हो रही है. टाइल्स हमारी इंपोर्ट होती है, सैनिटरी वेयर्स इंपोर्ट होता है. मैं कहता हूँ सारी चीज़ें हम लोकली बना सकते हैं. लोकली इन्वेस्टमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं, बाहर की कंपनियां यहाँ आने के लिए तैयार है. सिर्फ एनवायरनमेंट की बात है, वन विंडो ऑपरेशन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की हम बात तो करते हैं, लेकिन दिस इज द टाइम कि हम एक अपॉर्चुनिटी निकाल लें और रियल बेस पे हम इन्वेस्टमेंट अपनी पाकिस्तान में करके इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करें और उसके बाद जान छुड़ाएं अपनी इंपोर्ट से. देखिए, इसके अलावा आपके पास रास्ता नहीं है. इंटरनेशनल दुनिया में अभी जो हमारे पास तो है ही नहीं, डॉलर ही नहीं है. डॉलर ना होने के लिए हमें इंपोर्ट बंद करनी, तो लोकली इंडस्ट्रीज को आपको इंकरेज करना पड़ेगा और उनको इंसेंटिव देना पड़ेगा. मैं तो कह रहा हूं सारी इंडस्ट्रीज को इंसेंटिव देके ये अपने लोगों को जॉब दे रही हैं, बाकी इंडस्ट्रियां जितनी भी सबको लेके चलना पड़ेगा. आपको ये इंडस्ट्री साहब लास्ट ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन सर प्लीज. देखिए, वो तो एक जेनरिक मैं बात हमेशा कहा करता हूं कि एक्सपोर्ट प्रमोशन में आप सब्सिडाइज करते हैं फॉरेन कंज्यूमर को, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में आप सब्सिडाइज करते हैं लोकल कंज्यूमर को. इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इज द की फॉर एनी डेवलपमेंट. आप देखें आज तक हमारे क्यों नहीं हो सका कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रीज की कोई लॉबी नहीं है. एक्सपोर्टर्स की बहुत बड़ी लॉबी. बजट बनने से 2 महीने पहले वो इतने होते हैं कि जी इस बजट में भी एक्सपोर्टर के लिए आएगा. कभी आपने सुना कि इस बजट में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए ये इंसेंटिव आएगा? नहीं, बिकॉज देयर इज नो लॉबी, देयर इज नो वर्क. दुनिया में जहां तरक्की हुई है इंपोर्ट, हमारा देखें कि 58 बिलियन समथिंग इज इंपोर्ट बिल और तकरीबन 27-28 बिलियन एक्सपोर्ट बिल है. 30 अरब से ऊपर का हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है. सही. तो उसको डेफिसिट को तो हमारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ही कम कर सकता है ना. एक चीज. अब दूसरी चीज जो मोहसिन भाई ने कही, कंस्ट्रक्शन, इस पे हमने टास्क फोर्स बहुत काम किया है. हमने ये कहा कि जी फॉर लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है
मेन कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डोर्स, विंडोज, सैनिटरी वेयर वगैरह ठीक के है। स्टैंडर्डाइज कर दिए जाएं कि सही। ये दरवाजों के ये साइज होंगे, windows के जैगम ये साहब, size जैगम होंगे, साहब, प्रोग्राम में वक्त की कमी जो है वो इस वक्त सामने आ रही है। बहरहाल इस वक्त सिर्फ एक चीज पॉइंट किया जाए कि पाकिस्तान में मॉर्गेज टू जीडीपी हमारा जो है उसको बढ़ाने की जरूरत है। सप्लाई साइड जो है वो अगर हम बढ़ा देंगे, हुकूमत ईज कर देगी, तो डिमांड साइड जो है इस इंडस्ट्री की, इस सेक्टर की खुद ब खुद बढ़ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जैगम रिजवी साहब और मोहसिन शेखानी साहब इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।